जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, ये आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने सभी क्लासों में रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये आपकी 8वीं क्लास है। ये आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी और वे सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें मैं रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस लेती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको 3 पैटर्न दिए गए हैं और आपको आखिरी पैटर्न में क्वेश्चन मार्क का नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच रिलेशन देख लेते हैं कि पहले पैटर्न में क्या रिलेशन है, दूसरे में क्या है। देखिए, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 8। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसे अलग कर दें और इसे एज इट इज़ लिख दिया जाए तो ये 80 बन जाएगा, और अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये भी 80 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है और क्रॉस में एज इट इज़ लिख देना है, और पहली संख्या नीचे की ली जाएगी और दूसरी संख्या ऊपर की। इसी तरह हम सेकंड वाले में करेंगे। तो सेकंड वाले में देख लेते हैं 9, 3, 6 और 7। अगर हम इसे एज इट इज़ लिख दें तो 6 3 63 हो जाएगा, और ये 9 7 जा 63 हो जाएगा। ये पैटर्न हमें लास्ट वाले में यूज़ करना है। तो लास्ट वाले में देखिए, ये 8 और ये 4 और ये 6। यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसे एज इट इज़ लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो ये संख्या बनेगी। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनता है 48। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ होना चाहिए 8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज पर चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और अपना डायग्राम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार मेज बना देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 8 व्यक्ति वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो ये देखिए, 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीना उर्मिला के सामने बैठी है। मान लीजिए यहाँ पर बैठी है टीना और यहाँ पर है उर्मिला। टीना कहाँ बैठी है? उर्मिला के सामने बैठी है, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी है। दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो वर्ड आता है ये सेकंड पर्सन के लिए होता है, और यहाँ पे सेकंड पर्सन क्या है? उर्मिला। तो उर्मिला शारदा और नीता के बीच में बैठी, यानी कि यहाँ पर है शारदा और यहाँ पर है नीता। फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि शारदा विकर्णी तौर पर प्रिया के सामने बैठी है। विकर्णी तौर मतलब ये होता है ये। तो शारदा कहाँ बैठी है? प्रिया के सामने, यहाँ पे प्रिया बैठेगी। फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जो कि विजया के दाहिनी ओर बैठी है, यानी कि प्रिया विजया के दाहिनी ओर बैठी है। यदि 8 व्यक्ति इस वर्गाकार टेबल पर बैठे हैं तो उनका जो मुंह होगा वो केंद्र की तरफ होगा। तो यदि विजया यहाँ पर हुई तो इसका दाहिनी ओर यहाँ पर बैठेगी प्रिया, तो यानी कि विजया कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजया मधु के सामने बैठी है। विजया जो है मधु, यानी यहाँ पे मधु बैठेगी, मधु के सामने बैठी है। उसके बाद जो कि रीता के दाहिनी ओर बैठी है। देखिए, सभी सीटों पे लोग बैठ गए, केवल ये सीट बची, यानी कि यहाँ पर रीता होगी, और रीता की दाहिनी ओर कौन है? मधु। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नीता के सामने विकर्णकाय तौर पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर है नीता और यहाँ पे बैठी है रीता। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में एक कीवर्ड है डेस्टिनी, इसको इस तरह लिखा जा रहा है। तो इसे क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो हम ऊपर के दोनों वर्ड के बीच रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस वर्ड का आंसर निकालेंगे। DESTINY, और ये है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम इसे, YNITSED।
तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड को उल्टा करके एज इट इज़ लिख दिया गया है। ये देखिए, पहले वाई है, फिर एन है, आई है, टी है, एस है, ई है, डी है। यानी यहाँ पे क्या ट्रिक चल रही है, यहाँ पर अपोजिट ट्रिक चल रही है। बस बैक से जाके स्टार्टिंग तक के सभी लेटर्स को लिख देना है। हम यही ट्रिक दूसरे वर्ड में यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा पहले वाई होगा, फिर टी, फिर आई, एन, जी, आई और डी। अब देख लेते हैं ये हमारा कौन से ऑप्शन में है। तो ये देखिए, पहले वाई है, फिर टी है, आई है, एन है, जी है, आई है, डी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिए गए हैं और आपको चौथा डायग्राम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो इनके बीच क्या रिलेशन है, देखिए ये एक विकर्ण तौर पे बना है, उसके बाद ये खड़ी लाइन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें सिर्फ एक गोला है और इसमें गोले बढ़ गए हैं। इसका मतलब यदि इसमें 2 है तो हमारा जो अगला डायग्राम होगा उसमें 3 गोले होंगे, और 3 गोले वाला यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जो सेंटर में बना हुआ है स्क्वायर, इसे इन त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं अलग से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर बना है इसमें जितने भी त्रिभुज हैं उनकी संख्या फाइंड करेंगे। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सेंटर से जितने भी लाइनें जाएं उन्हें आप काउंट कर लीजिए। तो 1, 2, 3 और 4, और 4 को इंटू कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि इस स्क्वायर के अंदर हमारे 8 त्रिभुज हैं। अब हम बाहर के सभी त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज ये है, एक ये और एक ये। तो 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कूट भाषा में एक वर्ड दिया है, इसे इस तरह लिखा जाएगा। तो उसी कूट भाषा में इस प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के दोनों वर्ड के बीच का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। जैसा कि अभी हमने कूट भाषा वाला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन मतलब उसी सीरीज का है, कूट भाषा का ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग ट्रिक यूज़ की गई है। क्या ट्रिक यूज़ करी गई है, देखिए यहाँ पे लिखा है VA, और यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, अगला है ND, और यहाँ पे अगला वर्ड ND है, मतलब लास्ट वर्ड ND है। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि पहले हमने लास्ट के 2 वर्ड पिकअप किए, फिर स्टार्टिंग के, फिर हमने लास्ट के सेकेंड 2 वर्ड पिकअप किए, फिर स्टार्टिंग के सेकेंड, और ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो पहले हमें लास्ट के 2 वर्ड लेने हैं, फिर स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद लास्ट सेकंड और स्टार्टिंग सेकंड। इस तरह से ये ट्रिक यूज़ की गई है। तो इसके पहले हमने जो कूट भाषा वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था कि बैक से सभी लेटर्स को लेके एज इट इज़ लिख दिया गया, पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें 2-2 वर्ड का जोड़ा लिया गया है, 2-2 लेटर्स का जोड़ा लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा प्रैक्टिस का। देखिए प्रैक्टिस का आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप लास्ट के 2 वर्ड लीजिए CE, फिर स्टार्टिंग के 2 लीजिए PR, फिर लास्ट सेकंड के 2 लीजिए TI, और स्टार्टिंग सेकंड के 2 लीजिए AC। तो CE PR TI AC किस ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर C में, CE PR TI और AC। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टेटमेंट कि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं कलाकार, ये है कलाकार, ठीक है। और कुछ कलाकार क्या है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, यानी सभी प्रसिद्ध व्यक्ति क्या है, करोड़पति। अब हम अपना कंक्लूज़न देखते हैं। तो पहला कंक्लूज़न है कि सभी कलाकार करोड़पति हैं। तो सभी कलाकार करोड़पति नहीं हैं, कुछ कलाकार यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा लग सकता है लेकिन सभी नहीं हैं, तो पहला तो गलत हो गया। फिर कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, तो कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो ये भी सेकेंड वाला भी गलत हो गया। फिर उसके बाद C नंबर है कि कुछ कलाकार करोड़पति हैं। तो देखिए यहाँ पे
कुछ कलाकार क्या है, करोड़पति। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया लग रहा है तो ये तो सही हो गया। सी नंबर। डी देखते हैं, कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत ही है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। यदि ए बी का पिता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए किसका पिता है, बी का। देखिए यहाँ पे ए पिता है बी का, तो हमें ए का तो जेंडर पता चल गया लेकिन बी का नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो बी सी का पिता है। अब बी किसका पिता है, सी का। अब हमें सी का जेंडर नहीं पता। अब सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए का पुत्र है बी और बी का पुत्र या पुत्री है सी, यानी कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन होगा, तो ए सी की क्या हुई, या तो पोता या तो पोती, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई सी से बड़ा है। देखिए ई किससे बड़ा है, ई बड़ा है सी से। डी सी से बड़ा है, इसे हम बगल में लिख लेते हैं, डी सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, यानी कि डी जो है सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, यानी कि यहाँ पर आएगा डी। डी सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है और ई सी से बड़ा है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और सी छोटे हैं, मतलब ए जो है बी और सी से छोटे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं बी और सी, ठीक है। सी बी से बड़ा है, देखिए सी बी से बड़ा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि ए जो है बी और सी से छोटा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए और यहाँ पे आएगा हमारा बी, तो ए क्या है, बी और सी से छोटा है। सी बी से बड़ा है, देखिए सी बी से बड़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा हो गया ई, मिडिल में है सी और सबसे छोटा है हमारा ए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी इन सब के सिंबल दे दिए हैं कि ए का मतलब होता है माइनस, बी का मतलब होता है इनटू, सी का मतलब होता है डिवाइड और डी का मतलब होता है प्लस, और आपको ये इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। 3, बी का मतलब क्या होता है इनटू, फिर 4, डी का मतलब है जोड़ यानी कि प्लस, फिर 5, ए का मतलब है माइनस, फिर 6 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सी का मतलब है डिवाइड और 1। तो या अगर हम डिवाइड वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 12 + 5 - 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रीजनिंग का क्लास। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।